डियर स्टूडेंट, हमने फर्मेंटेशन की जनरल इंट्रोडक्शन की थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सिट्रिक एसिड। यहाँ पे हम बायो प्रोडक्शन करेंगे इथाइल अल्कोहल की और सिट्रिक एसिड की। और बायो प्रोडक्शन में बाय फर्मेंटेशन मेथड हम लोग इसको करेंगे। तो पहले इसके कुछ यूजेस कर लेते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल? तो इथेनॉल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, केमिकल इंटरमीडिएट, फ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ किया जा रहा है अब इथेनॉल जो है। और इथेनॉल की स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप केमिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट हैं, तो आपको यू आर वेल नोन ऑफ इथेनॉल स्ट्रक्चर CH3CH2OH। ठीक है, एज सॉल्वेंट इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स में, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है ये, जो कि कई जगह पे यूज़ किया जाता है। और एज़ फ्यूल जो है इसको यूज़ करते हैं एज़ बायोफ्यूल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इट कैन बी यूज इन इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज केमिकल इंटरमीडिएट्स इन मैनी प्रोसेसेस लाइक पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल्स। ठीक है, वहाँ पे इसको एज इंटरमीडिएट यूज़ किया जाता है ब्यूटाडाइन प्रोडक्शन में। ठीक है, ब्यूटाडाइन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ब्यूटाडाइन प्रोडक्शन में भी इथेनॉल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम इसको केमिकल इंटरमीडिएट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ इथेनॉल। ये आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपको। वैसे ज़्यादातर इसमें प्रोसेस ही पूछी जाती है फर्मेंटेशन की। तो केमिकल रिएक्शन आप इसमें लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में बिकॉज जो सुक्रोज होता है, ठीक है, जैसे शुगर केन, शुगर बीट, इनमें जो पहले आपके डाइसैकेराइड्स फॉर्म में सुक्रोज की फॉर्म में होता है ना आपके पास रॉ मटेरियल। तो सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिकम्पोज्ड इनटू 2 मोल्स ऑफ C6H12O6, मतलब मोनोमेरिक यूनिट में, शुगर के मोनोमेरिक यूनिट में ये कन्वर्ट होता है सुक्रोज, जो डायमेरिक यूनिट है पहले। ठीक है, एंड देन ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपके यहाँ पे सुक्रोज से आया है आफ्टर यूजिंग इन्वर्टेज एंजाइम, तो वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथेनॉल में 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इथेनॉल की प्रोडक्शन हो जाती है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो जाइमेज एंजाइम है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे यीस्ट हम लोग डालते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और जो यीस्ट होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो रिलीज़ करता है ये कैटालिटिक एंजाइम्स, जाइमेज भी और इन्वर्टेज भी। तो उनकी प्रेजेंस में जो है वो ग्लूकोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है। आपने ये वाला केमिकल रिएक्शन बायो के स्टूडेंट्स तो बहुत बार पढ़ लेते हैं इसको, और बाकी लोगों के लिए भी ये ईजी है रिएक्शन। नाउ इसकी प्रोडक्शन के लिए जब आप इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल की प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं? तो इसमें ये देखिए, जहाँ पे भी सुक्रोज होगा प्रेजेंट, है ना, ग्लूकोज के सोर्सेज होंगे, जो डाइसैकेराइड्स हैं उसके सोर्सेज होंगे, तो वहाँ से वो रॉ मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं। जैसे बीट है आपका, शुगर बीट, ठीक है, एट्सेट्रा, और शुगर केन या मेज़ भी यूज़ किया जाता है, एंड सम मोलेसेस जो हैं, दीज कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो मोलेसेस जो होते हैं, दीज आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन प्रोसेसिंग। ठीक है, शुगर केन प्रोसेसिंग के मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं मोलेसेस, एंड इज़ कंसीडर टू पोजेस 50 to 55% सुक्रोज होता है उसमें, मोलेसेस में। तो दिस कैन बी यूज्ड
और वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मोलेसिस लेंगे एंड देन इनको यीस्ट के साथ ट्रीट करवा के आपका अल्कोहल की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो मोलेसिस में क्या है, मोलेसिस में एक्चुअली यही है सुक्रोज और डाइसैकेराइड्स, और ये इन्वर्टेज की प्रेजेंस में पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे एंड देन आफ्टर दिस इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज जो हैं ये अल्कोहल बना देंगे। क्लियर हो गया। तो ये रॉ मटेरियल हैं एंड देन देखिए ये डायग्राम मैंने वैसे थोड़ा सा समझने के लिए डाल दिया है, वैसे ये आपको ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। तो इथेनॉल की प्रोडक्शन में इस तरह का सेटअप होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारा मेन प्रोसेस तो फर्मेंटेशन है जो हमने करना है, ये हम अगली स्लाइड में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये जैसे शुगर केन दिखाया हुआ है, हार्वेस्ट जो है उसको जो है मिल्स में ले जाके उसका जूस निकाल के उसको फ़िल्टर किया जाता है। तो वहाँ पे फ़िल्टर करने जिस टाइम हम फ़िल्टर कर रहे हैं उस टाइम 0% है इथेनॉल। मतलब देखिए आप जब भी गन्ने का जूस पीने जाते हो शॉप पे तो वहाँ पे आपको वही मिलेगा, सुक्रोज ही मिलेगा एज द मेजर जो कंपोनेंट है। उस टाइम इथेनॉल उसमें नहीं है, 0% होता है। फर्मेंटेशन के बाद ही उसमें इथेनॉल आ सकता है। तो फर्मेंटेशन इसीलिए गन्ने का जूस ताज़ा ताज़ा निकालते हैं ना कहीं, क्योंकि वो फर्मेंट भी हो जाता है कई बार रखे रखे भी, तो उससे अल्कोहल की प्रोडक्शन हो सकती है। तो और ख़राब भी हो जाता है वो अगर उसमें बैक्टीरिया या कोई चीज़ें और पनप जाएँ तो फिल्ट्रेशन जब आप इसकी करेंगे देन उसकी फर्मेंटेशन की जाती है। यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ के सेटअप्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई होती हैं फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि इथेनॉल एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि बड़ी जगह यूज़ होता है। इवन बायोफ्यूल में भी हमने किया ना अभी कि इसको जो है मिक्स किया जाता है गैसेस, सम गैसेस के साथ, गैसोलीन वगैरह के साथ, और इसको एज बायोफ्यूल जो है वो यूज़ किया जा रहा है नाउअडेज। और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है एज बायोफ्यूल। ओके, देन फर्मेंटेशन के बाद जो है, अब फर्मेंटेशन जब इसकी कर दी जाती है तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इथेनॉल जो है तब भी 10% ही बनेगा। आफ्टर फर्मेंटेशन 10% तक इथेनॉल बनता है। तो आपके पास देखिए लैब में भी जो इथेनॉल आता है वो अगर प्योर इथेनॉल है तो 95% इथेनॉल रहता है वो प्योर इथेनॉल जो है। तो 10% ही मिला फर्मेंटेशन से, तो फिर वो 95% और 100% कैसे मिलेगा? तो वो मिलता है आफ्टर डिस्टिलेशन। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जो फर्मेंटेशन के बाद आपके पास लिक्विड आता है अल्कोहल, उसकी डिस्टिलेशन की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपके पास जो है वो 90% तक आप अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी बार बार फर्मेंटेशन करने पे आप 100% तक भी ले सकते हैं। जो हमने ये किया था ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जिसमें कि हमने ये देखा था कि अगर मिक्सचर के साथ है तो आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस तरह के कर्व्स आते हैं। सेकेंड ईयर में किया था हमने। तो अगर आप इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स और कर्व्स किए थे ना हमने राउल्ट्स लॉ के बेस पे, है ना, तो वहाँ पे हम प्योर प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो उस तरह से इसमें हम लोग इसकी 100% तक भी प्योर प्रोडक्ट ले सकते हैं इथेनॉल का। यानी हाउ यहाँ पे हमारा मेन एम्फेसिस रहेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो ये 10 स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। इसको मैंने स्टेप्स में कर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, पर स्टेप्स में जल्दी इजीली जो है वो लर्न हो जाता है। इसमें सबसे पहले है कि जिससे हमने इथेनॉल बनाना है, मोलेसिस बोले ना हमने, शुगर केन का जो मेजर सोर्स होता है उससे वो ज़रूरी होते हैं। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मोलेसिस
चाहिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इथेनॉल की, अगर फर्मेंटेशन करनी है। जो पीछे हमने फर्मेंटेशन का एक सेटअप बनाया था इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ सबसे पहले जो है वो रॉ मटेरियल मोलेसिस जो हैं वो डाले जाते हैं, और इन द बिग इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े कैंस में इनको रखा जाता है मोलेसिस को। और यहाँ पे एक ये है कि 1 टन इथेनॉल बनाने के लिए 5.6 टन मोलेसिस चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में डाइल्यूशन करते हैं हम इसकी टू 10 to 15% ऑफ द टोटल शुगर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब पानी डाल के डाइल्यूट किया जाता है। पीएच को जो सेट किया जाता है 4 to 5। तो पीएच कैसे, अब एसिडिक साइड पे है ये पीएच, तो एसिडिक साइड पे है तो एसिड ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड किया जाता है। और अगर 1 टन इथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो 27 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड किया जाता है। अब ये तो लिक्विड होता है, वो हम फिर कन्वर्शन का मेथड लगाते हैं इसमें कि अब आप कन्वर्ट कर सकते हो ना मोल फार्मूला लगा के। तो 27 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड फॉर 1 टन ऑफ इथेनॉल जो है यूज़ किया जाता है। एंड देन पीएच कंट्रोल करने के बाद, क्योंकि ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए। एक तो पीएच सेटअप होना चाहिए, टेम्परेचर सेटअप होना चाहिए, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आप डाल रहे हैं वो आपके एक पर्टिकुलर उनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इवन कि नाइट्रोजन सोर्सेज देने पड़ते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिवेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उनकी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रहती है, और टाइम कि कितने टाइम के लिए फर्मेंटेशन करनी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें वो पीएच का होता है और टेम्परेचर का होता है। तो इस प्रोसेस में भी जब हम फर्मेंटेशन करेंगे इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें 5% यीस्ट सॉल्यूशन डाला जाता है जो कि इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, यीस्ट। तो ये हम जो ये चीज़ें जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 टन इथेनॉल की बात हो रही है कि 1 टन इथेनॉल बनाने में कितना मटेरियल यूज़ होगा। तो मोलेसिस 5.6 टन लिए जाएंगे, एंड देन उसको डाइल्यूट किया जाएगा 10 to 15%। और सल्फ्यूरिक एसिड इतना डालते हैं 27 किलोग्राम, 5% यीस्ट सॉल्यूशन डालते हैं, एंड देन यूरिया या फिर अमोनियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट या सल्फेट जो है एज नाइट्रोजन सोर्सेज डाला जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो सोर्सेज होते हैं, नाइट्रोजन इन यीस्ट की रिप्रोडक्शन एंड इनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ये अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं यीस्ट, एंड डिवेलप भी होते हैं, ग्रोथ भी इनकी होती है। तो नाइट्रोजनस सोर्सेज डाले जाते हैं अगर 2.5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट फॉर 1 टन इथेनॉल बनाने के लिए ऐड किया जाता है। एंड देन टेम्परेचर सेट किया जाता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब ये इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रख देते हैं तो एंजाइम डीनेचर्ड होने शुरू हो जाते हैं, है ना। जो इन्वर्टेज और जाइमेज का एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, पीएच जिस पे वो अच्छे तरह से वर्क कर सकें। टाइम जो है इसको 20 to 40 आवर्स के लिए ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। अगर आपने ये प्रोसेस करनी है तो 24 to 40 आवर्स तक रखा जाता है, फिर एक अल्कोहल बनेगा। एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में, हमने पीछे किया ना केमिकल रिएक्शन कि एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और अल्कोहल बन रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है उसको वेस्ट क्यों करना, वाई टू वेस्ट। तो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं एज कंप्रेस्ड लिक्विड, या फिर जो सॉलिड होता है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, तो उस फॉर्म में हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर कर लेते हैं। तो इथेनॉल का काम जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें यूज़ करनी हो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, और अल्कोहल को भी डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है।
और जो इसमें इथेनॉल बनेगा हमने अभी किया पीछे कि वो 10 अप टू 10% प्योरिटी का होता है। उसके बाद आफ्टर डिस्टिलेशन उसको 95% प्योरिटी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, डिस्टिलेशन के बाद। और एब्सोल्यूट अल्कोहल दैट मीन्स 100% ऑफ इथेनॉल कैसे ऑब्टेन होता है? बाय कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, तब आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। रॉ मटेरियल क्या लिया? मोलेसिस लिए। रॉ मटेरियल आप बीट, शुगर केन ये भी ले सकते हैं, है ना। तो मोलेसिस में जो है 50 to 55% जो रहेगा वो सुक्रोज का कंटेंट रहता है। तो उससे इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। गन्ने का जूस निकाल लो, उससे गुड़ बना लो, और बाकी जो मटेरियल थोड़ा बहुत बच जाता है मोलेसिस की फॉर्म में, उसको उससे अल्कोहल बना दो फर्मेंटेशन के बाद, ठीक है, मतलब वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। देन रॉ मटेरियल में डाइल्यूशन करनी है, नाइट्रोजनस सोर्सेज डालने हैं, एसिड डालना है पीएच मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करना है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, यीस्ट ऐड करेंगे 5%, ठीक है, और फर्मेंटर में डाल देंगे। फर्मेंटर क्या हुआ? वो वेसल या वो बर्तन जिसमें आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस होनी है, ठीक है। इन सारे मटेरियल्स को उसमें डाल देंगे और पूरे ऑप्टिमम कंडीशंस को सेट कर देंगे। उसके बाद आपका अल्कोहल बन जाएगा और डिस्टिलेशन के बाद आपके पास प्योर अल्कोहल आ सकता है, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देन अगला जो हमारा टॉपिक है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो इथेनॉल तो इजी था, CH3CH2OH। सिट्रिक एसिड जो है उसका IUPAC नेम जो होता है वो होता है 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी कार्बन है COH, ये भी COH और ये भी COH, 3 तो COH लगे हुए हैं इसमें। और यहाँ पे है CH2, यहाँ पे C और यहाँ पे CH2। तो आप इस तरह से भी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें ये 1, 2 and 3, तो ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन का यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हुआ इसका? 2 हाइड्रोक्सी 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर? देन ये सिट्रिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड है तो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका ये होता है, ये चलो ऐसे लिख दिया मैंने, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है 192 ग्राम्स है इसका। और नेचुरली किस किस फ्रूट में पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, प्लम हो गया एंड पियर। इनमें जो है सिट्रिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट होता है इन फ्रूट्स में। तो हमें ये फ्रूट्स खाने चाहिए अगर आपको सिट्रिक एसिड चाहिए। विटामिन सी भी बोलते हैं ना हम, कि विटामिन सी के लिए भी ये सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। और इसकी प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड जो है वो 2 मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड बाय ए निगर। तो जो ए निगर है दैट इज़ फंगी है ये। और जैसे पीछे हमने किया कि इन्वर्टेज और जाइमेज यीस्ट की प्रेजेंस में हम लोग इस प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ चाहिए होती है? ए निगर फंगी इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसके स्पोर्स डाले जाते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। तो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग मेनली 2 या 3 मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सरफेस फर्मेंटेशन या फिर सबमर्ज्ड कल्चर फर्मेंटेशन। तो आगे मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी अगली स्लाइड में। करंट एनुअल प्रोडक्शन जो होती है सिट्रिक एसिड की अमंग 35 कंट्रीज़ जो है वो ये आपकी 6 लाख टन्स के अप्रॉक्सीमेट होती है। मतलब बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड बनाया जाता है क्योंकि इसका यूजेस भी बहुत जगह है। ये अभी एक यूजेस की स्लाइड भी मैंने रखी हुई है। और
यूएसए जो है दैट इज़ इम्पोर्टर ऑफ सिट्रिक एसिड, वो इम्पोर्ट करता है, नेट इम्पोर्टर ऑफ सिट्रिक एसिड है। और जो वेस्टर्न यूरोप है दैट इज़ द नेट एक्सपोर्टर, वो एक्सपोर्ट करता है सिट्रिक एसिड को। देन सिट्रिक एसिड यहाँ पे तो थोड़े से यूजेस हैं, जैसे फूड में, बिवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में 70% सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ना, क्रीम्स वगैरह बनाने के लिए, फेस क्रीम्स बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, या फिर आपके मतलब ये तो आगे ना आपके कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल में आ जाता है, जैसे कई बार किसी को कमी हो जाती है विटामिन्स की, सी की, तो उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी 12% जो है सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ और दूसरी एप्लीकेशन में भी सिट्रिक एसिड का बहुत यूज़ है। और बाकी यूजेस क्या हैं, फूड ड्रिंक्स में और प्रिजर्वेटिव की तरह। देखिए जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे भी कई बार होता है ना कि लेमन जूस डाल देते हैं, तो प्रिजर्व भी करता है ये लेमन जूस जो है, वो प्रिजर्वेटिव का काम भी कर सकता है जब ये चीज़ें डाली जाती हैं, या फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इमल्सिफाइंग एजेंट, आइसक्रीम्स में इमल्सिफायर की तरह काम कर सकता है सिट्रिक एसिड आइसक्रीम्स में। और यहाँ पे किचन या बाथरूम के स्प्रेज वगैरह बनाने में, इवन क्लीन करने के लिए ना यूज़ किया जाता है, जैसे डिश वॉशर वगैरह बनाने में, कॉस्मेटिक्स में शैम्पूज़ एंड बॉडी वॉश में यूज़ किया जाता है, और जो है नेल पॉलिशेस में, या फिर हैंड वॉश एंड अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ होता है। तो देयर आर सम यूजेस। और प्रोडक्शन में हमने किया कि फर्मेंटेशन इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। तो फर्मेंटेशन से सिट्रिक एसिड ज़्यादातर यूज की जाती है। और इंडस्ट्रियल सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो 3 डिफरेंट वेज से की जाती है, एक सरफेस फर्मेंटेशन, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो ये यहाँ पे आप टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में भी कर सकते हैं। ये 3 तरह की फर्मेंटेशन जो होती है, इसमें सरफेस फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, सरफेस एज द नेम से ही पता चलेगा कि इस टेक्निक में द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड सबस्ट्रेट, ठीक है। और इनको जैसे सॉलिड सबस्ट्रेट लिया ना, मोलेसिस लिए जैसे मान लो, और उसमें जो है फंगी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और उनको एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील की ट्रेज में जो है वो रखा जाता है। और उसके बाद देन स्टेनलेस स्टील की उसमें इसको रखा जाएगा, एंड देन ट्रेज में रख के इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सरफेस के ऊपर, मतलब सॉलिड सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। थोड़ी महंगी टेक्निक होती है सरफेस फर्मेंटेशन। देन जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन है, तो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में इसमें सबमर्ज मतलब एक्वस मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबमर्ज्ड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाते हैं, उस एक्वस मीडियम में ही डाल दिए जाते हैं, तो उससे फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में जो सॉलिड सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे राइस ब्रैन है, व्हीट ब्रैन है, उनको लो मॉइस्चर कंडीशंस में यूज़ करते हैं, और उसके साथ फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देते हैं, है ना। तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्निक होती है। तो ये सिंपल 3 वेज हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड। तो केमिकल रिएक्शन क्या है इसका, कि केमिकल रिएक्शन में जो ग्लूकोज है जो कि मोलेसिस से ऑब्टेन किया गया, वो एस्परगस हमने किया ना ए निगर की प्रेजेंस में, तो ए स्टैंड्स फॉर एस्परगस। तो ये एक फंगी है ए निगर, इसकी प्रेजेंस में जो है वो
ग्लूकोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड। ये देखिए 1 2 3 कार्बन पे COOH लगे हैं और सेकंड कार्बन पे OH लगा है, तो सिट्रिक एसिड इससे बन जाता है। देन ये केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इसमें मोलेसिस चाहिए पहले, तो सबसे पहले अब इन मोलेसिस के कलर को रिमूव करने के लिए, या कोई कलर्ड अगर इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें तो उनको रिमूव करने के लिए इन मोलेसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रीटेड विद द एग एल्ब्यूमिन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से, और दैट इज़ फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड 0.03% पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ट्रीट किया जाता है। देखिए ये स्टेप्स जो हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इन प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस के ये जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं यही तो लिखना है उसमें। बाकी पता तो सबको ही है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में pH मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है और कुछ दिनों के लिए उनको रखना पड़ता है, और स्पोर्स ऑफ यीस्ट से या फिर फंगी डाल के उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट में एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है ना मोलेसिस को। तो होता तो सब में ही ऐसा ही है, सारी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में, लेकिन एक पर्टिकुलर जैसे हमने सिट्रिक एसिड बनाना है तो इस तरह का ही प्रोसेस होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। कलर्ड इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाएंगी पहले, फिर उसके बाद स्पोर्स डाले जाएंगे एनिगर के, एंड देन अब इसको डेवलप करने के लिए नाइट्रोजनस मटेरियल चाहिए, है ना, नाइट्रोजनस सोर्स चाहिए, या फिर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या डालते हैं, सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया एंड पोटेशियम। जैसे अमोनियम का कोई भी सॉल्ट डाल दिया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अमोनिया, या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ या फिर डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं वो डाले जा सकते हैं नाइट्रोजनस सोर्सेज के लिए। और pH मेंटेन होता है इसमें 5.5 to 6, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है। और ये जब कंप्लीट हो जाता है ना रिएक्शन, देखिए इसमें पता कैसे चलेगा कि कंप्लीट हो गया रिएक्शन, क्योंकि आपका pH जो है वो डाउन चला जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। 5.5 to 6 से 2 to 3 चला जाता है pH, फॉल हो जाता है pH, क्योंकि एसिड डाला है आपने और बन भी एसिड ही रहा है, तो एसिडिक कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो pH फॉल कर जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि आपका रिएक्शन हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है। तो टेम्परेचर कितना मेंटेन रखते हैं इसमें, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, एंड 10 to 12 डेज़ के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए रख दिया जाता है, एंड देन सिट्रिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड। और कितनी % कंसनट्रेशन का मिलता है सबसे पहले सिट्रिक एसिड, 10 to 20% कंसनट्रेशन का, और बाद में फिर इसको क्या किया जा सकता है, आफ्टर डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसकी कंसनट्रेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो दीज आर सम स्टेप्स फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। उसके बाद रिकवरी कैसे होगी सिट्रिक एसिड की, जैसे रिकवरी मीन्स वही कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो आपके पास बना ना पीछे सिट्रिक एसिड जो बनता है उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सिट्रिक एसिड को ट्रीट करेंगे तो सिट्रिक एसिड में COOH भी हैं, COOH, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पहले कैल्शियम सिट्रेट बन जाता है, तो इस H की जगह, इन 2 H की जगह कैल्शियम लग गया जैसे, तो कैल्शियम सिट्रेट बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सिट्रेट, एंड देन इसके PPT बनेंगे, सॉलिड होता है ये, तो उन PPT को फिल्टर करेंगे, फिल्टर द प्रेसिपिटेट, और फिर उन PPT को डिज़ोल्व करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। इन PPT को सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व किया जाएगा, अगेन PPT बनेंगे और उनको फिल्टर किया जाएगा, और जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें आपका सिट्रिक एसिड इज़ रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और इसमें प्यूरिफाइड जो है सिट्रिक एसिड एट द एंड जो है रिकवर किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।